नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते तूफान के बाद गुजरात और दीव का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 10 अरब रुपए के राहत पैकेज और तूफान प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगी। राजस्थान ने म्यूकोरमिकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 86.23% हुई। अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी नई निजता नीति वापस लेने को कहा। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ताउते तूफान के असर से मूसलाधार बारिश का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जापान को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ओलंपिक और पैराओलंपिक खेलों के लिए सुरक्षित आयोजन का भरोसा दिलाया। और 28 सदस्यों की भारतीय फुटबॉल टीम दोहा के लिए रवाना। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज बेहद भीषण चक्रवाती तूफान से तबाह हुए इलाकों में पुनर्वास कार्य के लिए दिया गया है। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की जानकारी के लिए केंद्र अंतर मंत्रालयी टीम भी भेजेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान के कारण घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने लोगों को निकालने के प्रयासों और प्रभावित लोगों के लिए चल रहे राहत कार्यों का भी जायजा लिया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात तट पर सौराष्ट्र और दीव के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सौराष्ट्र तट पर ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री मोदी गुजरात के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज तड़के दिल्ली से भावनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के लिए तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 घंटों तक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से हुई तबाही और सरकार के राहत उपायों के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल भेजे जाएंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर और सहायता दी जाएगी। गुजरात में भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के कारण 45 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवात ताउते के कारण सोमवार को बार्ज P305 से बह गए 188 लोगों को बचाकर INS कोची वापस मुंबई लौट आया है। इन कर्मियों के साथ ही जहाज उन 22 लोगों के शव भी साथ लेकर आया है जिन्हें बचाया नहीं जा सका। INS कोची के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन सिकेरा ने बताया कि युद्धपोत कठिन परिस्थितियों में खोज और बचाव अभियान के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि कम दृश्यता, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति और 9 से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही लहरों के कारण ये अभियान चुनौतीपूर्ण हो गया था। उन्होंने बताया कि समुद्र की स्थिति में अब सुधार हुआ है। कैप्टन सिकेरा ने कहा कि INS तेग, INS बेतवा,
INS ब्यास के साथ ही P-81 विमान और सी किंग हेलोस अभी भी खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। जहां हम जहाज को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है या टाइड ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेकर हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ते रहता है और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। मुंबई में रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि बचे लोगों और जाबाजों के नाम एफस्कॉन और ONGC को बता दिए गए हैं। एफस्कॉन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 022-1987-192, 880-2062-853 और 998-7548-113। ONGC का हेल्पलाइन नंबर है 022-262-74019, 022-262-74020 और 022-262-74021। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेगी जिन्होंने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। राजधानी लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे बच्चे राज्य की संपत्ति हैं और सरकार उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखभाल करेगी। उन्होंने राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ऐसे बच्चों के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य में महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने जिलाधिकारियों से ऐसे अनाथ बच्चों की सूची मांगी है। निदेशालय ने पहले ही जिलों के जिलाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे अनाथ बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी डिवीजनों में वर्चुअल बैठक भी होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सहायता सीधे अंतरण योजना के माध्यम से की जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान को विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमिकोसिस को महामारी घोषित किया गया है। राज्य में इस बीमारी के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ये मुख्य रूप से कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अखिल अरोड़ा ने इस बारे में आज अधिसूचना जारी की है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक महामारी और गंभीर बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड रोगियों को बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड देने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उनमें इस रोग का संक्रमण हो जाता है। साथ ही डायबिटीज के कोविड रोगियों को भी इस संक्रमण का खतरा ज्यादा है। प्रदेश में कोविड रोगियों में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड के दौरान सीमित मात्रा में स्टेरॉइड के प्रयोग के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए सभी बड़े अस्पतालों में मेडिसिन, ENT तथा न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की टीम गठित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस के मामलों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह द्वारा विशेष अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इस बीमारियों के रोगियों का उपचार करने के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में कोविड के उपचाराधीन रोगियों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कल 3,89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 86.23% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,19,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12.65% है। इस समय 32,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कल 2,67,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोविड से एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 4,529 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही महामारी से मृतकों की संख्या 2,83,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कल 13,12,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले कोविड टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना देता रहा है। मंत्रालय ने मई और जून के पहले पखवाड़े में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के निःशुल्क टीकों के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। केंद्र ने मई और जून के महीनों में राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधे खरीदे जाने वाली टीकों की उपलब्धता के बारे में भी पहले ही सूचना दे दी थी। टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना मिल जाने से राज्य उनके बेहतर प्रबंधन के लिए और अधिक प्रभावी योजना बना पाते हैं। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक कुल 5,86,29,000 टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा 4,87,55,000 टीके भी जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया है। वहीं कुछ लोग सहायता के लिए अन्य लोगों का साथ भी दे रहे हैं। मिजोरम में आइजोल की श्रीमती वनललमन गाईहुजुली ने लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को आपात समय में सहायता देना शुरू किया है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आइजोल के उपनगरीय क्षेत्रों में कई परिवारों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस कारण उन्होंने अनाज दान अभियान शुरू किया। वे अब तक 155 परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करा चुके हैं और ऐसे अधिक से अधिक गरीब परिवारों तक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। इन पैकेटों में चावल, दाल, खाना पकाने का तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। शिशुओं के लिए पौष्टिक भोजन और साथ ही सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। आइजोल से इरेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं धर्मेंद्र। सिक्किम को कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए विदेशों से प्राप्त सहायता केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रही है। ये कोविड महामारी की लड़ाई में राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार जर्मनी, थाईलैंड जैसे देशों से प्राप्त चिकित्सीय सहायता कोविड-19 महामारी से मजबूती से लड़ने के लिए सिक्किम को उपलब्ध करा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पोर्टेबल वेंटिलेटर सहित कई चिकित्सीय उपकरण प्राप्त किए गए हैं जो पूरे राज्य में विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में स्थापित किए गए हैं। कोविड महामारी रोकथाम के लिए राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर टी यामफिल भूटिया ने बताया कि केंद्र से प्राप्त सभी संसाधन और सुविधाएं वितरित कर दिए गए हैं। In the first tranche, state of Sikkim, we received 60 oxygen concentrators. That was on 8 May. So out of 60, we gave 15 to Namchi District Hospital. And Namchi District Hospital, they gave 5 to different COVID care centers under them. And some they are using in hospital. And 15 concentrator was given to Singkam District Hospitals. सिक्किम के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर पेम्पा भूटिया ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए राज्य को शीघ्र ही बड़े और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर केंद्र सरकार से मिल जाएंगे। गैंगटॉक से सैकत सरकार और पारिजात शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज एक दिन में कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक 5 मौतें हुई। केंद्र शासित प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज 4 मौतें लेह में और 1 करगिल में हुई। केंद्र शासित प्रदेश में कोविड संक्रमण के कुल 1,533 मामले हैं, जिनमें से 1,300 लेह से हैं। नागालैंड सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन को पुराने दिशा निर्देशों के साथ 31 मई तक बढ़ा दिया है। ये निर्णय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया। लॉकडाउन 14 मई से लागू किया गया था। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, गृह और नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी शामिल थे।
केरल में आज 32,762 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण की दर घटकर 23.31% हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सभी गैर सरकारी संगठनों से सरकार के साथ मिलकर कोविड महामारी से निपटने की अपील की है। आज चेन्नई में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत संगठन उपचार में अच्छा काम कर रहे हैं और वे दाह संस्कार भी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में ऑक्सीजन, दवा और इससे संबंधित मामले को निस्तारित करने और समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी से राहत भरी खबर है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। कल 5,412 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 70 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कल 52 जिलों में से 21 जिले ऐसे रहे जहां 50 से कम नए प्रकरण सामने आए। राज्य में संक्रमण दर घटकर 7.8% आ गई है, जबकि रिकवरी दर 88% से ज्यादा हो गई है। अब यहां कोरोना के सक्रिय प्रकरण 82,967 हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज संबंधी व्यवस्थाओं के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जाए। वर्तमान में राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में इसका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए निजी अस्पताल भी चिन्हित किए जाएं। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश भर में स्वयंसेवी संगठन कोविड महामारी से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों ने अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराकर इन लोगों की मदद की है। इन संगठनों ने मृतकों का अंतिम संस्कार कराने में भी सहयोग किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेंगलुरु में ऐसे कई संगठनों ने पीड़ित परिवारों की मदद की है। बेंगलुरु स्टूडेंट कम्युनिटी, जो कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा है, इसके द्वारा कोविड रोगियों को अस्पताल में बिस्तर दिलवाने में सहायता दी जा रही है। सिविल डिफेंस संस्था भी कोविड रोगियों की मदद कर रही है। हियर आई एम स्क्वाड नाम के समूह ने कोविड से हुए मृत व्यक्तियों को दफन करवाने में सहयोग दे रही है। इस समूह के सदस्य जैसे सोशल वर्क पढ़ रही अंतिम वर्ष की छात्रा निकोल और एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा टीना कोविड-19 से मरे रोगियों के अंतिम संस्कार में मदद कर रही हैं। इसी तरह यूथ फॉर सेवा संस्था कोविड रोगियों के लिए आवश्यक दवा और उपकरण घर घर पहुंचा रही है। कोरोना केयर, गुड क्वेस्ट फाउंडेशन और इको जैसी संस्थाएं कोविड रोगियों के घर खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कोरोना संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके योगदान और कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर करीब 25 लाख परिवारों से सीधा संपर्क कर उन्हें न सिर्फ कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया है, बल्कि उन्हें कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया है। ये कार्यकर्ताएं कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांव गांव जाकर ऐसे लोगों की पहचान भी कर रही हैं जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन गांव की दीवारों पर प्रेरणा संदेश भी लिख रही हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जोर देकर कहा है कि पैंगोंग त्सो के निकट आमने सामने खड़ी सेना को पीछे हटाने की सहमति का भारत और चीन दोनों ने सम्मान किया है। एक समाचार चैनल से साक्षात्कार में जनरल नरवणे ने कहा कि इस क्षेत्र से दोनों देशों की सेना पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य में सैन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त लगभग 1,800 बिस्तर थे, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 4,000 कर दिया गया है। सेना के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या बढ़ाकर 42 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेना में शुरुआती वृद्धि के बाद कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया है कि सरकार कोविड की प्रत्येक आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयां देश में उपलब्ध हैं और इनका उत्पादन और आयात बढ़ाया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि
दवाइयों की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और मांग प्रबंधन तथा किफायत सहित त्रिस्तरीय रणनीति के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों के साथ तालमेल कर रहे हैं और दवाइयों का मौजूदा भंडार, क्षमता और उत्पादन संबंधी आंकड़े ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते तूफान के बाद गुजरात और द्वीप का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 10 अरब रुपए के राहत पैकेज और तूफान प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगी। राजस्थान ने म्यूकोर्मिकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 86.23% हुई। अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी नई निजता नीति को वापस लेने को कहा। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ताउते तूफान के असर से मूसलाधार बारिश होने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जापान को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सुरक्षित आयोजन का भरोसा दिलाया और 28 सदस्यों की भारतीय फुटबॉल टीम दोहा के लिए रवाना। सरकार ने व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी नई निजता नीति वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी को जारी नोटिस में कहा है कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति सूचना संबंधी निजता और आंकड़ों की सुरक्षा का हनन करती है। व्हाट्सएप कंपनी को 25 मई तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। चक्रवात ताउते के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। बारिश के कारण दिल्ली की हवा भी साफ हो गई है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के बाद चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर से राजस्थान को पार करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कल नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपराह्न 3 बजे शपथ दिलाएंगे। कोविड महामारी के कारण समारोह बहुत संक्षिप्त होगा। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। सभी अतिथियों को 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने कहा कि नीलम संजीव रेड्डी ने स्वतंत्रता सेनानी, श्रेष्ठ प्रशासक और बाद में राष्ट्रपति के रूप में अपने मूल्यों और सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने आज जापान को आश्वासन दिया कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल खिलाड़ियों और मेजबान देश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये वक्तव्य ऐसे समय आया है जब माना जा रहा था कि ओलंपिक खेलों के आयोजन से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी। टोक्यो में IOC प्रमुख थॉमस बॉक ने कहा कि 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में 80% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाएगा या वो इस प्रक्रिया में होंगे। भारत की 28 सदस्यों की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप कतर 2022 और AFC एशियाई कप चीन 2023 क्वालिफायर्स में भाग लेने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुई। ये मैच 3 जून से खेले जाएंगे। कतर की यात्रा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों को RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट ले जानी होगी। ये जांच पिछले 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। ये सभी खिलाड़ी नई दिल्ली के एक होटल में आइसोलेशन में थे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक घटकर 49,903 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक घटकर 15,030 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 12 पैसे कमजोर होकर 73 रुपए 16 पैसे पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 263 रुपए घटकर 48,044 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1,345 रुपए फिसलकर 71,851 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इफ्को के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएस अवस्थी तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रविंदर सिंह गहलोत के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। इन दोनों पर सरकार से ज्यादा सब्सिडी हासिल करने के लिए अत्यधिक ऊंची कीमत पर उर्वरक और कच्चा माल आयात करने के आरोप हैं। तिब्बती लोगों ने 60 के दशक की शुरुआत में भारत में शरण ली और तभी से इनमें से कई लोग लेह लद्दाख में बस गए। लद्दाख आकाशवाणी केंद्र के अलावा लेह देश के इस भाग में बड़ी संख्या में रह रहे तिब्बतियों के लिए विशेष मित्र बना हुआ है। आकाशवाणी लेह के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे लेह संवाददाता की रिपोर्ट। तिब्बत के लोगों का मानना है कि लद्दाख उनका दूसरा घर है। कड़ी मेहनत करने वाले ये तिब्बती लोग चंगथंग और सीमावर्ती इलाकों के कई गांवों में बसे हैं और लेह तथा कारगिल के कुछ हिस्सों में भी है। जब से तिब्बती लोग लद्दाख क्षेत्र में आके बसने लगे हैं, तब से उनके लिए भाषा एक समस्या बनी हुई है। हालांकि उन्होंने लद्दाखी भाषा को अपनाया है और इसे जीवित रहने के लिए बहुत कुछ सीखा भी है। पुराने लोगों का कहना है कि शुरू में आकाशवाणी लेह ही उनके लिए भाषा सीखने का एकमात्र जरिया था। बदलते समय के साथ ही आज भी तिब्बती युवा सूचना और मनोरंजन के लिए आकाशवाणी लेह को सुनना पसंद करते हैं। लद्दाख तिब्बत युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुनसंग देचिन ने कहा, We get every source of knowledge, information up to date that All India Radio has given an opportunity to have our kind of a program, so-called Gangri Nubu. We used to highlight our Tibetan history, culture, tradition, which is quite similar to Ladakhi histories and cultures and so and so. आकाशवाणी लेह लद्दाख क्षेत्र में 80 के दशक से तिब्बतियों के लिए प्रत्येक गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम कंगरी नुरबू प्रसारित कर रहा है। कंगरी नुरबू लद्दाख में तिब्बती समुदाय से संबंधित सभी मुद्दों को स्पर्श करता है। फुनसुक वांगमो, आकाशवाणी समाचार लेह। प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार सोमभू मित्रा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में योगदान के लिए जाना जाता है। धरती के लाल और जागते रहो उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताउते तूफान के बाद गुजरात और दीव का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 10 अरब रुपए के राहत पैकेज और तूफान प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगी। राजस्थान ने म्यूकोर्मिकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 86.23% हुई। अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
सरकार ने व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी नई निजता नीति वापस लेने को कहा। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ताउते तूफान के असर से मूसलाधार बारिश होने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जापान को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सुरक्षित आयोजन का भरोसा दिलाया और 28 सदस्यों की भारतीय फुटबॉल टीम दोहा के लिए रवाना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।